हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम है इस क्लास में। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे। आपका ऑडियो वीडियो इज ओके, कर दीजिए कंफर्म क्विकली। योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू, इट्स ओके। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स क्विकली कंफर्म प्लीज। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, जो हमारा चैप्टर नंबर 20 मॉड्यूल बी का पार्ट है। तो लास्ट सेशन के अंदर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कुछ, अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कशन हम शुरू करेंगे इस सेशन में। तो चलिए देखिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वाज फर्स्ट कमर्शियल बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो पहला कमर्शियल बैंक कौन सा था जिसको इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ? बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ मद्रास या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? फर्स्ट कमर्शियल बैंक। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बैंक ऑफ कोलकाता था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, बैंक ऑफ मद्रास था या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? क्वेश्चन 1 के लिए आंसर, क्वेश्चन 1 का आंसर बनता है हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 के अंदर, जो 1770 में जो इस्टेब्लिश किया गया। इन विच ईयर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वॉज सेटअप इन इंडिया? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी थी जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई। तो विच वॉज द ईयर व्हेन इट वॉज इस्टेब्लिश्ड? 1770, 1906, 1947, 1991? Year of setting up of National Insurance Company. Question number 2. What is the answer for question number 2? National Insurance Company, it was set up in the year 1906. Question 3. During which phase of development did formal Indian financial system begin? तो जो फॉर्मल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो डेवलपमेंट के किस फेज में शुरू हुआ? पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड या पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड? ड्यूरिंग विच फेज ऑफ डेवलपमेंट डिड फॉर्मल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बिगिन? फॉर्मल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कब शुरू हुआ, किस फेज में शुरू हुआ? Not a very difficult answer to answer. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा आंसर बनता है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, 1947 से पहले का पीरियड। Which of the following banks merged to form Imperial Bank of India in 1921? कौन से बैंक मर्ज किए गए इंपीरियल बैंक को बनाने के लिए इन द ईयर 1921? तो ये हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं बैंकों के। तो देखिए इसमें से कौन सा ग्रुप हमारा करेक्ट ग्रुप है? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता या जनरल बैंक ऑफ इंडिया, और द कमर्शियल बैंक एंड बैंक ऑफ हिंदुस्तान? तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक ग्रुप्स they were merged to form Imperial Bank in India? Question number 4, where lies the answer? Question number 4 का आंसर कौन सा बनता है ऑप्शन?
सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बनता है वो बनता है हमारा ए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। क्वेश्चन 5, व्हेन वाज आरबीआई रिकमेंडेड टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय हिल्टन यंग कमीशन? हिल्टन यंग कमीशन ने कब रिकमेंड किया आरबीआई को सेटअप किया जाए? 1935 में, 1947 में, 1809 में या 1770 में? तो हिल्टन यंग कमीशन का जो रिपोर्ट था रिकमेंडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका ईयर कौन सा है? तो ईयर इज 1935। Which act replaced strict regulations of foreign exchange market imposed by Defense of India rules? फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थी उनको रिप्लेस करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स को रिप्लेस किया गया। किस एक्ट ने रिप्लेसमेंट किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? तो बहुत आसान सा आंसर है, आसानी से रिलेट कर सकते हैं ऑप्शंस को हम आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ। सो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर बनता है? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? यस, इट इज फीरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट। Which of the following banks in Asia's first stock exchange? So which of the following is Asia's first stock exchange? Bank of Bombay, Punjab National Bank, Bank of Kolkata, Bombay Stock Exchange। इनमें से एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? बहुत आसान सा आंसर है, कोई कुछ में डिस्कस करने की जरूरत नहीं। इट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। When was SBI transformed into country's first public sector bank? SBI कब इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना? 1806 में, 1770 में, 1832 में, 1955 में? तो वंस अगेन बहुत आसान सा आंसर है अगर हम टेक्स्ट को ठीक से अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो। So it is 1955. Option D is the answer. Which phase of development of the financial system in India covered the period 1991 to 2010? तो 1991 से लेके 2010 के पीरियड को किस डेवलपमेंट फेज ने कवर किया? पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड या प्री इंडिपेंडेंस पीरियड? तो कौन सा फेज है जिसने इस पीरियड को कवर किया 1991 से लेके 2010? तो उसको हम क्या कहते हैं? सो पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड या प्री इंडिपेंडेंस पीरियड? क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा आंसर बनता है? सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा आंसर बनता है पोस्ट लिबरलाइजेशन। तो ऑप्शन हमारा बनता है सी, दैट इज द आंसर। विच कमीशन रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी हमने उसको देखा था, फिर भी आंसर दे दीजिए। हिल्टन यंग कमीशन, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन कमीशन, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन कमीशन या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कमीशन? तो आंसर हमारा बनता है हिल्टन यंग कमीशन। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड फेज की, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज। सो 1947 से लेके 1991 तक का ये पीरियड है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो हमें आज़ादी मिलने के बाद का ये पीरियड है। द पीरियड फ्रॉम 1947 to 1991 was marked by notable social developments
इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड प्लान्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो अगर हम इस पीरियड को देखते हैं तो ये एक नोटेबल पीरियड है, एक रिमार्केबल पीरियड है, जिसमें फोकस किसके ऊपर रहा था? फोकस रहा था सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के ऊपर, हमें ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। प्लान्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ इसके लिए हमने 5 ईयर प्लान सिस्टम को अडॉप्ट किया। तो इस पीरियड के ये नोटेबल डेवलपमेंट्स हैं। सो सोशल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के ऊपर फोकस और प्लान्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर फोकस। इट commenced with the nationalization of key financial institutions like रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये किन डेवलपमेंट के साथ शुरू हुआ ये पीरियड? तो इस पीरियड में कई सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज किया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रीवियसली ये प्राइवेट बैंक था। 1948 के अंदर इसको नेशनलाइज किया गया। सो गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया। देन 1955 तो स्टेट बैंक बना। तो जैसा हम जानते हैं, इससे पहले इट वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज ए प्राइवेट बैंक, तो उसको कन्वर्ट किया गया नेशनलाइजेशन करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड देन LIC का फॉर्मेशन हुआ इन 1956 और LIC को बनाया गया लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके। तो यानी ये 3 इंस्टीट्यूशन जो आज भी बहुत स्ट्रांगली स्टैंड करती हैं, तो इनका फॉर्मेशन हुआ और इनके फॉर्मेशन के साथ ये पीरियड कमेंस हुआ। However, during this phase, access to bank finance remained limited for a significant portion of the population. लेकिन इस फेज के अंदर यानी पहले कुछ साल जो बैंक फाइनेंस का एक्सेस था वो लिमिटेड रहा। तो उस पीरियड की बैंकिंग को हम मास बैंकिंग नहीं कहते, उसको हम क्लास बैंकिंग कहते हैं, बिकॉज बहुत थोड़े पॉपुलेशन को बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बैंक्स प्राइमरली फोकस्ड ऑन केटरिंग टू लार्ज इंडस्ट्रीज लीडिंग टू नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल स्केल एंड एक्सपोर्ट्स। तो उस समय बैंक्स का फोकस किसके ऊपर था? सो बैंक्स फोकस रखते थे लार्ज इंडस्ट्री की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। और इस प्रोसेस में एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर जिसको अब हम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम कहते हैं, और एक्सपोर्ट सेक्टर, ये नेग्लेक्ट हुआ फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से इश्यू अराइज हुआ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। To exercise greater control over banking sector, government decided to nationalize 14 private banks in 1969 and followed another additional 6 banks in 1980. तो बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? 1969 के अंदर 14 प्राइवेट सेक्टर बैंकों को नेशनलाइज किया। तो इन बैंकों में फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक। तो इस प्रकार के 14 बैंक्स नेशनलाइज किए गए 1969 के अंदर। और 1980 के अंदर फिर और 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, जैसे पंजाब सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक। तो इनमें से अब कई बैंक मर्ज हो करके दूसरे बैंकों में मर्ज हो चुके हैं। तो दिस मीन इनिशियली देयर वर 20 नेशनलाइज्ड बैंक्स, 14 + 6 20 नेशनलाइज्ड बैंक्स। और इनको मर्जर के बाद धीरे धीरे नंबर ऑफ बैंक्स कम कर दिया गया। फ्रेंड्स, लेट अस सी दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। फ्री लाइव क्लास जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफर्मेशन मांगी जाती हैं। इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो, इट इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम।
क्योंकि इसमें हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, पूरे सिलेबस के बहुत थोड़े पोर्शन को हम कवर कर पाते हैं और पास होने के लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करना होता है। लेकिन ये क्लास बहुत यूजफुल है अपने स्कोर को बेटर करने के लिए, इसीलिए इस क्लास को हमेशा ज्वाइन करें ताकि आप अपने स्कोर को बेटर कर सकें। लेकिन इसमें जो स्कोर आप बेटर कर पाएंगे, केवल क्लास के बेसिस के ऊपर आप पास नहीं हो पाएंगे, पास होंगे आप फुल सिलेबस को कवर करके। फुल सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप आई बुक को यूज़ कर रहे हैं, IIBF बुक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि आप कई एस्पेक्ट उसमें से ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हों और सम टाइम आपको ये भी नहीं पता चल रहा हो कि पूरे सिलेबस में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, किसको छोड़ें, किसको करें। और तीसरा, इसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी अवेलेबल नहीं हो रहे होंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो वी हैव बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स जो आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करते हैं मॉड्यूल वाइज, चैप्टर वाइज। और उसके साथ साथ अगर आप क्वेश्चन बैंक को भी कर लेते हो यूज़, तो उसमें आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए मॉड्यूल वाइज, चैप्टर वाइज। और ये सब कुछ अवेलेबल रहेगा आपको हमारी ऐप के अंदर। तो अभी तक अगर आपने इस सर्विस को यूज़ नहीं किया तो इसको ज़रूर यूज़ करें और इसका बेनिफिट लें। तो चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर कम चलते हैं। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। So GIC was established in 1972 by nationalizing private general insurance companies. So कई सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज थी, उनको मर्ज किया गया, उनको नेशनलाइज किया गया और बना दिया गया जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC। तो पहले LIC बनाया गया 1956 में, फिर GIC बनाया गया 1972 में। सो GI ये जनरल इंश्योरेंस के ऊपर फोकस करता है, LIC ऑन लाइफ इंश्योरेंस फोकस करता है। इन एन एफर्ट टू सर्व रूरल पॉपुलेशन एंड प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टेब्लिश इन 1975। तो 1975 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RRBs, सो ये प्रोसेस भी शुरू किया गया। और RRB का जो बेस ऑफ फोकस था, सो दैट वाज टू सर्व रूरल पॉपुलेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। और इसके साथ और क्या हुआ, DFIs वर सेट अप स्टार्टिंग विद इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 1948। तो 1948 में डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी सेटअप करने का प्रोसेस इनिशिएट किया गया और उसके बाद कई सारे इंस्टीट्यूशंस नेशनल लेवल के ऊपर भी और स्टेट लेवल के ऊपर भी इस्टेब्लिश की गई। सो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, शॉर्ट में हम जिसको ICICI लिमिटेड कहते हैं, इसको इस्टेब्लिश किया 1955 के अंदर एंड इट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंटल बैंकिंग। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले IFCI को इस्टेब्लिश किया गया, उसके बाद 1955 को ICICI लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया गया। ICICI लिमिटेड लेटर ऑन बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया बाय मर्जिंग ICICI लिमिटेड इनटू ICICI बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेड crucial role in establishing key institution to support industrial and economic development। सो इस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी की इंस्टीट्यूशंस प्रमोट किए, जैसे DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए। तो इसी तरह से एग्जिम बैंक को भी इस्टेब्लिश किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, NABARD को इस्टेब्लिश किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में और क्या हुआ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या एस्टेब्लिश किया, तो ये देख लेते हैं क्या क्या एस्टेब्लिश किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो दीज इंक्लूडेड IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन 1964,
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD 1982, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया EXIM 1982, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB 1988, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI 1990। तो ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में इस्टेब्लिश किए गए, और ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज भी प्ले कर रहे हैं। इन द म्यूचुअल फंड सेक्टर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1963। तो इनिशियली ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेटरी कंट्रोल में था, लेकिन सब्सिक्वेंटली ये सेबी के कंट्रोल में चला गया। Subsequently, in 1978, it came under management of Industrial Development Bank of India। तो UTI को subsequently 1978 में Industrial Development Bank of India IDBI उसके अंडर इसको डाल दिया गया। सो इसका जो मैनेजमेंट इनिशियली इंडिपेंडेंट था, तो लेटर ऑन IDBI को इसका मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया। To instill confidence in depositors, following some bank failures, a deposit insurance scheme was introduced in 1962। सो कुछ बैंक फेल हुए उस पीरियड के दौरान, तो डिपॉजिटर के जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने के लिए, इंस्टिल करने के लिए, सो ये इंश्योरेंस स्कीम प्रमोट की गई 1962 के अंदर। एंड दिस स्कीम वाज प्रमोटेड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जिसको हम DICGC कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो कुछ हमने डिस्कस किया, काफ़ी कुछ है जो हमने कंसेप्चुअली डिस्कस किया, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं अब उनको देख लिया जाए। तो ये पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज नेशनलाइज्ड फर्स्ट। कौन सी वो इंस्टीट्यूशन थी जो फर्स्ट नेशनलाइज की गई? ICICI लिमिटेड, GIC लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या UTI? पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में इनमें से सबसे पहले किसको नेशनलाइज किया गया? सो सबसे पहले नेशनलाइज किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। What was the purpose of establishing RRBs in 1975 during post-independence phase? RRBs को क्यों इस्टेब्लिश किया गया, पर्पस क्या थे उसके? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। टू कैटर टू नीड्स ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सर्व रूरल पॉपुलेशन, टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विस टू रूरल पॉपुलेशन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? सो व्हाट इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करेंगे। लार्ज इंडस्ट्री को केटर करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए और रूरल पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए, या एक्सपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, या रूरल पॉपुलेशन के लिए इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो आंसर हमारा बनता है बी, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए और रूरल पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए। सो इट वाज अ स्पेसिफिक फोकस ऑफ RRBs। Question 3. Which financial institution played a pioneering role in various aspects of development banking during post-independence phase? तो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग? तो ये इंस्टीट्यूशन है नेशनल हाउसिंग बैंक, या SBI, या ICICI लिमिटेड, या इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो पायनियरिंग रोल किसने प्ले किया इनमें से? सो स्ट्रिक्टली हमने जाना है जो टेक्स्ट में हमने अंडरस्टैंड किया था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्हाट इज द आंसर?
So played pioneering role, important role in a different aspect of development banking. तो देखिए कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर बनता है दैट इज आईसीआईसीआई लिमिटेड, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। In which year was GIC established through nationalizing private general insurance companies? GIC को किस साल में इस्टेब्लिश किया गया नेशनलाइज करके प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को? सो इट वाज 1948, it was 1955, it was 1964, it was 1972. तो क्वेश्चन नंबर 4, जीआईसी को कब इस्टेब्लिश किया गया? सो जीआईसी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1972। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, 1948 में किस इंस्टीट्यूशन को नेशनलाइज किया गया? सो कौन सी इंस्टीट्यूशन थी जो 1948 से रिलेटेड है? सो इट वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में कौन सी इंस्टीट्यूशन रिलेटेड है? सो सप्ली क्वेश्चन है, 1955 में इट वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1964 में कौन सी इंस्टीट्यूशन है? सो इट वाज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। टू एड्रेस लिमिटेड एक्सेस टू बैंक फाइनेंस फॉर ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, गवर्नमेंट नेशनलाइज additional 6 private sector banks in which year during post independence phase? तो 6 प्राइवेट बैंकों को पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज में कब नेशनलाइज किया गया? 1948 में, 1955 में, 1969 में या 1980 के अंदर? So additional 6 private banks, in which year they were nationalized? So they were nationalized in the year 1980. तो इनिशियली 1969 के अंदर 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया एंड सब्सिक्वेंटली 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया इन 1980. Which institution was established in 1962 to instill confidence in depositors following some bank failures during post-independent phase? तो 1962 में किस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया ताकि डिपॉजिटर्स के अंदर कॉन्फिडेंस को इंस्टिल किया जा सके? तो इट वाज आईडीबीआई और एग्जिम बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। तो बहुत आसान सा आंसर है, बड़ी आसानी से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। यस, दिस वाज डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। लेकिन यहाँ पे आपको एक आंसर देना है, सब्सिक्वेंटली डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम किसका पार्ट बन गई? कौन सी वो इंस्टीट्यूशन है जो प्रेजेंटली इस पार्ट को मैनेज करती है? सो उस इंस्टीट्यूशन का नाम बता दीजिए। सो इट इज DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो इनिशियली जो डिपॉजिट से रिलेटेड स्कीम है उसका नाम यही था, लेकिन सब्सिक्वेंटली दैट बिकेम पार्ट ऑफ DICGC। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को वाइंड अप करने से पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसके लिए आप अपने क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें यहाँ पे ईमेल पोस्ट कर सकते हो या हमारा मैसेज बॉक्स है हमारी ऐप का, तो अपने मैसेज को वहाँ पे भी आप पोस्ट कर सकते हो।
हम रीड करने के बाद उसको सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प कर देंगे। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन आपको यूजफुल लगा तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कर दें वीडियो को, और अगर हो सके तो इसके लिंक को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। आई होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सारी नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलें और आप किसी क्लास को मिस ना करें। तो चलिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर ये डिस्कशन हम अगले सेशंस में भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।